नमस्कार, एक्वाकल्चर गुरु में आप सब लोगों का एक बार फिर हार्दिक स्वागत है। आरएएस के पार्ट 3 में हम लोग चर्चा करेंगे नाइट्रोजन कंस्ट्रेंट्स पर। तो शुरुआत करते हैं। हियर वी गो टू आवर फर्स्ट स्लाइड, नाइट्रोजन कंस्ट्रेंट्स पे। इसमें जो पहले चर्चा का विषय है, जो सबसे ज़्यादा टॉक्सिक है या जहरीला कह लीजिए, वो है अमोनिया। जो टोटल अमोनिया नाइट्रोजन है वो अनआयोनाइज्ड अमोनिया और आयोनाइज्ड अमोनिया के साथ मिल कर के बनता है, और ये प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म की वजह से बनता है, या यूँ कह सकते हैं कि उसका एक बाई प्रोडक्ट है। टोटल अमोनिया नाइट्रोजन मछलियों के गलफड़ों से निकलता है, क्योंकि वो फीड को आत्मसात करते हैं, एसिमिलेट करते हैं, और तब भी उत्पन्न होता है जब बैक्टीरिया सिस्टम के भीतर के जितने कार्बनिक अपशिष्ट ठोस पदार्थ हैं उनका विघटन करता है, जैसे फीकल मैटर वगैरह हो गए या अनईटन फूड हो गया, उनके विघटन से भी बनता है। अमोनिया का जो अनआयनाइज्ड रूप होता है वो अधिकांश मछलियों के लिए अत्यंत विषैला होता है। अनआयनाइज्ड के रूप में जो टैन का अंश होता है वो पीएच और पानी के तापमान पर बहुत ज़्यादा निर्भर करता है। ये एक चार्ट देखिए। इस चार्ट में आपको ऊपर टेम्परेचर दिखाई दे रहा है और साथ में लेफ्ट हैंड साइड में पीएच दिखाई दे रहा है और कुछ वैल्यूज़ दी हुई हैं। इन वैल्यूज़ का इस्तेमाल करके हम ये पता लगा सकते हैं कि किसी खास पीएच और टेम्परेचर पर जो टोटल अमोनिया नाइट्रोजन है उसमें जो खतरनाक वाला अनआयोनाइज्ड अमोनिया है वो कितना है। इसके लिए एक लिंक है, ये देखिए, हमने पहले से इस पर एक वीडियो बना रखा है। ये लिंक हम डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे, इसे आप ज़रूर देख लीजिए। जो कंसंट्रेशन है अनआयोनाइज्ड अमोनिया का वो टैंक में 0.05 मिलीग्राम पर लीटर से, यानी कि 0.05 ppm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अमोनिया की विषैली सांद्रता जो घातक होती है वो तो हमको पता है, लेकिन जो उपघातक विषैला लेवल है वो क्या प्रभाव डालता है और उसकी सांद्रता क्या होगी, ये हम लोगों को अच्छी तरह से पता नहीं है। बस सिर्फ इतना पता है कि ये इफ़ेक्ट करता है ग्रोथ को, यानी कि विकास दर में कमी कर देता है। कल्चर टैंक में जो अनआयोनाइज्ड अमोनिया है उसकी सांद्रता को नियंत्रित करना ये सबसे प्रथम उद्देश्य है, और इसको एक स्वीकार्य कंसंट्रेशन पर बनाए रखने के लिए जो इसका उत्पादन का दर है और जो हटाए जाने का दर है, इन दोनों में बड़ा अच्छा रिलेशन मेंटेन करके रखना पड़ेगा, ताकि जो अनआयोनाइज्ड अमोनिया का लेवल हमारे टैंक में है वो इतना कम हो कि वो मछलियों के विकास पर या अन्य किसी तरह से उसे नुकसान ना पहुंचा सके। जो एक्सेप्टेबल कंसंट्रेशन है वहाँ पर मेंटेन रहे। जो सेकेंड कंस्ट्रेंट है वो नाइट्राइट है। नाइट्राइट जो है नाइट्रिफिकेशन प्रक्रिया में अमोनिया के ऑक्सीकरण से एक उत्पाद बनता है। नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया नाइट्रोसोमोनास अपने विकास के लिए और प्रजनन के लिए ऊर्जा के स्रोत के रूप में अमोनिया का उपयोग करते हैं और नाइट्राइट को एक बाई प्रोडक्ट या उप उत्पाद के रूप में उत्पन्न करते हैं। ये मछली है, मछली का एक्सक्रीशन हुआ उससे भी, और अनईटन फीड जो है या फीकल मैटर है उनके डिग्रेडेशन से यहाँ पर टोटल अमोनिया नाइट्रोजन बनता है। टोटल अमोनिया नाइट्रोजन में आयोनाइज्ड फॉर्म भी है और अनआयोनाइज्ड फॉर्म भी है। इनको अमोनिया ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया, जिनको कि नाइट्रोसोमोनास कहते हैं, ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज करके नाइट्राइट बना देते हैं। नाइट्राइट भी कम हानिकारक नहीं होता, अमोनिया के मुकाबले में तो कम होता है, लेकिन ये भी हानिकारक होता है। तो इसे हटाने के लिए फॉर्चुनेटली, सौभाग्य से, हमारे बायोफिल्टर में और भी बैक्टीरिया होते हैं जैसे नाइट्रोबैक्टर। ये नाइट्राइट को यूटिलाइज करते हैं एनर्जी सोर्स की तरह और नाइट्रेट को बाई प्रोडक्ट के रूप में बनाते हैं। तो नाइट्राइट को नाइट्राइट ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया यानी कि नाइट्रोबैक्टर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में नाइट्रेट में बदल देते हैं। और नाइट्रेट को जो है हम लोग समय समय पर जो वाटर चेंज करते हैं या मेंटेनेंस करते हैं, जो भी रख रखाव की प्रक्रिया होती है उसमें जो
पानी के साथ ये बाहर निकलता रहता है और कभी भी इतने ज़्यादा कंसंट्रेशन में नहीं हो पाता है कि ये मछलियों को कोई नुकसान पहुंचाए। तो ये मेजर सोर्स है नाइट्रोजन के इनपुट का और नाइट्रोजन के रिमूवल का एक आरएएस सिस्टम में। इन्हें आप याद रखिए, एक मोटा मोटा ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन के जितने भी कंस्ट्रेंट्स हैं उन्हें अगर हम अच्छी तरह से नहीं संभाल पाएंगे तो हमारा आरएएस कभी भी सफल नहीं हो पाएगा। नाइट्राइट जो है वो आमतौर पे इतना जहरीला नहीं होता, लेकिन ये मछली के लिए हानिकारक है और इसे टैंक के भीतर ही निकालना चाहिए। और यही जो है बैक्टीरिया जो है, यही बायोफिल्ट्रेशन के बेसिस हैं, आधार हैं। नाइट्राइट टॉक्सिसिटी के बारे में भी हम लोग बात करेंगे कि नाइट्राइट क्या टॉक्सिसिटी करता है। नाइट्राइट हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करता है और मेथमोग्लोबिन में कन्वर्ट कर देता है। ये मेथमोग्लोबिन जो है ये ऑक्सीजन के साथ बाइंड करने में और उसे दूसरी जगह ले जाने में सक्षम नहीं होता है। इसकी वजह से मछली की जो श्वसन की क्षमता है वो प्रभावित होती है और एफिशिएंसी में कमी आ जाती है। इस तरह का देखिए एक फ्रेश ब्लड है वो इस तरह का ड्रॉप में दिखेगा और जो मेथमोग्लोबिन है वो इस तरह का ब्राउन कलर का दिखेगा। इसे ब्राउन ब्लड भी कहते हैं। जो नाइट्राइट की टॉक्सिसिटी है ये प्रजाति विशिष्ट है, यानी कि हर प्रजाति में ये एक तरह से असर नहीं करती, किसी में कम करती है, किसी में ज़्यादा करती है। एक कॉमन प्रैक्टिस है जिससे हम नाइट्राइट की विषाक्तता को कम कर सकते हैं। इसके लिए क्लोराइड की सांद्रता जो है वो नाइट्राइट के नाइट्रोजन के अनुपात में 10:1 तक अगर बढ़ा दिया जाए तो ये मेथमोग्लोबिन की जो है बिल्डअप को कम करता है। एक रीसर्कुलेटिंग सिस्टम में जो बायोफिल्टर है वो जब अच्छी तरह से मैच्योर हो जाता है तब नाइट्राइट की जो कंसंट्रेशन है, सांद्रता है, वो बहुत लंबे समय तक 5 मिलीग्राम पर लीटर के से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और यूजुअली आम तौर पर इसे 1 मिलीग्राम पर लीटर से हमेशा कम ही रहना चाहिए। अब तीसरे नाइट्रोजन कंस्ट्रेंट के बारे में देखते हैं, उसे नाइट्रेट कहते हैं। नाइट्रिफिकेशन प्रक्रिया में नाइट्रेट जो है ये नाइट्राइट के ऑक्सीकरण के बाद बनता है। जैसा कि हम लोगों ने देखा कि जैविक फ़िल्टर में या बायोलॉजिकल फ़िल्टर में नाइट्रोबैक्टर नामक बैक्टीरिया रहता है जो नाइट्राइट को एनर्जी सोर्स की तरह उपयोग में लाता है और नाइट्रेट को उप उत्पाद के रूप में या बाई प्रोडक्ट के रूप में प्रोड्यूस कर देता है। नाइट्राइट जो है वो तो चिंता का विषय है, लेकिन जब ये नाइट्रेट में बदल जाता है तब ये कोई बहुत ज़्यादा चिंता का विषय नहीं रह जाता, क्योंकि फ़िश जो है वो बहुत ज़्यादा हाई स्तर का जो है नाइट्रेट का कंसंट्रेशन लगभग 200 मिलीग्राम पर लीटर से भी ज़्यादा का कंसंट्रेशन को आसानी से जो है सह लेते हैं और उनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। रीसर्कुलेटिंग एक्वाकल्चर सिस्टम में नाइट्रेट की सांद्रता इतने उच्च स्तर तक कभी पहुंच ही नहीं पाती है, क्योंकि सिस्टम का जो रखरखाव होता है, मेंटेनेंस होता है, उसके दौरान ये ऑटोमेटिकली फ्लश हो जाता है। जैसे कि सेटल्ड सॉलिड को हम जब हटाते हैं या फिल्टर की बैक वॉशिंग करते हैं तो उसमें जो पानी निकलता है उसमें नाइट्रेट भी निकल जाता है, तो ये कभी ज़्यादा बढ़ने नहीं पाता। एक और प्रक्रिया होती है जिसे विनाइट्रीकरण कहते हैं, यानी कि डीनाइट्रिफिकेशन। इसमें भी हम लोग नाइट्रेट को हटा सकते हैं। ये तब होता है जब किसी सेटलिंग टैंक में हम एनारोबिक बैक्टीरिया के प्रेजेंस में नाइट्रेट को एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में बदल दें, यानी कि नाइट्रोजन गैस में बदल दें, और जब हम उसमें एरेशन करें तो उस प्रोसेस से वो नाइट्रोजन गैस निकल करके एटमॉस्फेयर में चली जाएगी। लेकिन ये हर जगह नहीं उपलब्ध रहता, तो वाटर जब एक्सचेंज करते हैं तो उस तरह से नाइट्रेट की जो लेवल है वो हमेशा कम ही बना रहता है। एक और ये वीडियो है हमारा पहले का, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। ये आप लोग ज़रूर देखिएगा। इसमें आपको अमोनिया कंट्रोल और प्रिवेंशन के बारे में सारी चीज़ें डिटेल में दी हुई हैं। अब हम लोग अमोनिया और नाइट्राइट के रिमूवल के बारे में जानते हैं। तो कल्चर टैंक में जो पहला गोल होना चाहिए
वो अनआयनाइज्ड अमोनिया को हटाने का होना चाहिए, यानी कि उसे कैसे मैनेज किया जाए ताकि वो कल्चर टैंक से उस रेट पर बाहर निकलता रहे जिस रेट पर वो उस टैंक में बन रहा है, और जो कंसंट्रेशन उसका टैंक के कल्चर वाटर में रहे वो ऐसा रहे जो नॉन टॉक्सिक रहे और पूरी तरह से सेफ रहे। तो बायोलॉजिकल फिल्ट्रेशन या बायोफिल्ट्रेशन यही सबसे उचित टेक्निक है जिसका इस्तेमाल किया जाता है और बहुत व्यापक रूप से इसका इस्तेमाल किया जाता है, जहाँ पर एक बड़े सतह के क्षेत्र पर सबस्ट्रेट प्रदान किया जाता है जिस पर नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया ग्रो करते हैं और उसमें अच्छी तरह से उस पर अटैच रहते हैं। और ये ग्रेवल हो सकता है, सैंड हो सकता है, प्लास्टिक की बीड्स हो सकती हैं, रिंग्स हो सकती हैं, प्लास्टिक ट्यूब्स हो सकती हैं, प्लास्टिक की प्लेट्स हो सकती हैं। ये सब बायोफिल्ट्रेशन सबस्ट्रेट कहलाते हैं जिनके ऊपर नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया ग्रो करते हैं। हम लोग इस तरह की चीज़ इस्तेमाल करते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा सरफेस एरिया देता है पर यूनिट वॉल्यूम। जैसा कि पहले बताया गया है कि अमोनिया जो है वो ऑक्सीडाइज होकर के नाइट्राइट में बदल जाता है और नाइट्राइट को नाइट्रेट में बदल दिया जाता है। ये काम नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर करते हैं जब हम पानी को रिसाइकिल करते हैं और बायोफिल्ट्रेशन प्रोसेस से गुजारते हैं। जैसा कि आपने भी पिछली वाली स्लाइड्स में देखा होगा, इस तरह से हमने इसको बताया था, तो इसे हमेशा ध्यान रखिएगा। तो जो डिज़ाइन होती है इसकी, सबस्ट्रेट का डिज़ाइन और उसके ऊपर से कैसे पानी निकालना है, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। क्यों? क्योंकि जो अपशिष्ट जल है, यानी कि जो वेस्ट लिए हुए हमारा पानी आ रहा है, वो जैसे ही इन सबस्ट्रेट के संपर्क में आता है तभी जो है बायोफिल्टर काम करता है और ये बैक्टीरिया जो है इन नाइट्रोजन के जो कंस्ट्रेंट्स हैं, अमोनिया और नाइट्राइट, इनको जो है आगे नाइट्रेट में बदल देता है। तो इसके लिए फ़्लो कितना होना चाहिए, ये जो मीडिया है ये इनका वॉइडेंस बहुत अच्छा होना चाहिए, इसमें से पानी फंसे नहीं, ये जल्दी चोक ना हो, और इनका अरेंजमेंट कैसे किया जाए उसमें, इसमें एरेशन भी हमको चलाना है ताकि ऑक्सीजन भी अच्छी तरह से इसमें मिलता रहे, और ये जो सबस्ट्रेट है ये अच्छी तरह से उसमें अंदर घूमते रहें, फिरते रहें, कहीं एक जगह रुके नहीं, ताकि उनको अच्छी तरह से ऑक्सीजन मिले और उनमें से जो वेस्ट वाटर है उसका प्रवाह एक बाकायदा बना रहे। तभी ये बहुत अच्छी तरीके से काम करेंगे और अमोनिया का निस्तारण करेंगे। आमतौर पर जो कॉमन बायोफिल्टर्स होते हैं वो उसमें रोटेटिंग बायोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्टर है, फिक्स्ड फिल्म रिएक्टर है, एक्सपेंडेबल मीडिया फ़िल्टर है, मिक्स बेड रिएक्टर्स हैं, मूविंग बेड बायो रिएक्टर है। हम लोग इसी का इस्तेमाल करते हैं और ज़्यादातर लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, मूविंग बेड बायो रिएक्टर का। ये अलग अलग शेप और साइज़ का आप बना सकते हैं। हम लोगों ने इसे रेक्टेंगल बनाया हुआ है और इसके अंदर एरेशन चलता रहता है और यही मीडिया भरा रहता है। ये जो ब्राउन कलर आप देख रहे हैं ये इस बात का सूचक है कि इसमें बहुत अच्छी तरह से नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया का ग्रोथ हो चुका है। तो ये रहा तीसरा भाग जिसमें हम लोग ने नाइट्रोजन कंस्ट्रेंट्स के बारे में बात की। अगर आपने कुछ नया सीखा है, नया हासिल किया है तो कृपया से लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चौथे पार्ट में हम लोग मिलते हैं डिज़ोल्व गैस कंस्ट्रेंट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।